आप देखें ना कि बाबर आजम जब 50 पे क्रीज पर मौजूद थे, उन्होंने ऐसी गल शॉट खेली कि उससे टीम का मोरल डाउन हुआ। और खासतौर पे ठीक है उन्होंने गल शॉट खेली, पर रिजवान किस तरह घटिया तरीके से आउट हुए कि आप लेग स्टंप पे बॉल है और आप खेलने जा रहे हैं, आपका बल्ला तो लगा नहीं, ग्लव से टच हो गई। वो इतनी बार बॉल है वाइड के निशान पे लेग स्टंप पे, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? अभी आप तो 5 to 10 बॉल्स आपने फेस की है और टेस्ट मैच हो रहा है, कोई ओडीआई तो नहीं हो रहा। और उनकी वही वाली आदत है कि क्लोज बैट शॉट खेलते हैं। यार इतनी बार बॉल को आप छोड़ दें। उन्होंने वो आउट हो गए, उधर टीम को बिल्कुल नीचे लगाया है बाबर आजम के बाद। उसके सलमान अली आगा, जब भी मार्को जंसन ने राउंड द विकेट आ गए, इतनी बाहर बॉल की, वो उसको कट मार रहे हैं, कवर ड्राइव खेल रहे हैं, वो आउट हो गए। तो इसमें साउथ अफ्रीका बॉलिंग का खासतौर पे अगर हम बात करें सेकंड इनिंग में पाकिस्तान की, तो कोई किरदार नहीं था। इसमें हमारे बैटर ने लूज शॉटें खेली। आप देख लें बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, ये सारे जो है खुद विकेट दे के गए हैं, उन्होंने विकेट नहीं निकाली। अगर ये थोड़ा संभल के खेलते तो एक आज का दिन भी गुजार लेते थे। और ज़्यादा जहाँ सा मेरा ये कहना है, पाकिस्तान जो है 250 आराम से उनको टारगेट दे सकता था फोर्थ इनिंग्स में चेज डाउन करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का जो पहला टेस्ट मैच है वो सेंचुरियन में जारी है और बड़ा थ्रिलिंग एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। कल जब डे क्लोज हुआ बैड लाइट की वजह से, तो पाकिस्तान 88 for 3 थे और साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग्स में 90 रन्स की लीड ली हुई थी। तो पाकिस्तान 2 रन्स बिहाइंड था लीड से। और आज जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया, जो आकर अच्छी बैटिंग की बाबर आजम ने और सऊद शकील ने, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई। लेकिन जैसे ही उनकी विकेट गिरी, फिर विकेट गिरती चली गई और पाकिस्तान की जो टीम है वो 237 पर बोल्ड आउट हो गई। अब ये है कि जो सिचुएशन है वो ये है कि साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करने आया, उनकी अर्ली ऑन 3 विकेट डाउन हो गई, 27 for 3 था। और एक दफ़ा फिर बैड लाइट हुई जिसकी वजह से मैच जो है वो रोक दिया गया। अब कल दोबारा मॉर्निंग में जो है मैच स्टार्ट होगा और साउथ अफ्रीका को जस्ट वेरी स्मॉल टोटल रिक्वायर है ये मैच जीतने के लिए। लेकिन पिच के बिहेवियर के मुताबिक ये टोटल इतना ईजी लगता नहीं है। तो मेरे साथ 2 पैनलिस्ट हैं, आसाम और हमजा। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई आज जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो आप देखें कि सऊद शकील ने एक्सीलेंट इनिंग्स खेली 82 रन्स की, और उसी विकेट पर वो इतने कंफर्टेबल थे कि फास्ट, चाहे मार्को जेंसन आए चाहे रबाडा ने उन्हें गेंद किया, उन्होंने इजीली खेला। लेकिन साथ ही हम दूसरे एंड पे देखें तो बाबर आजम ने 50 ज़रूर की है लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं लगे। और फिर उनके आउट होने के बाद तो एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई। इसको आप कैसे देखते हैं कि वो बॉलिंग अच्छी कर रहे थे या साउथ शकील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे थे और बाकी किसी लड़कों को उनकी बॉलिंग समझ नहीं आई? नो डाउट कि साउथ शकील बहुत अच्छा खेले हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि मसला है हमारा ये आ रहा है कि सब कॉन्टिनेंट में ना जो प्लेयर थोड़ा मतलब अपने आप को कुछ समझने लग जाता है ना, मतलब अब आप 50 रन्स कर चुके हैं, आप क्रीज पे आपने टाइम भी स्पेंड कर लिया, आप इतनी रिदम में नज़र आ रहे हैं और इतनी मतलब रफ शॉट आपने खेली, आपको पता है फील्डर आप बाहर लिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप खुल के शॉट खेल रहे हैं। भाई आपने 50 कर लिया, आपको चाहिए आप वहाँ से सेंचुरी की तरफ जाएँ ताकि टीम को हेल्प हो, ताकि एक अच्छा टोटल देखें। अब 121 रन अभी रिक्वायर्ड है साउथ अफ्रीका को, 3 विकेट उनके गिर गए। यहीं अगर उनके मजीद 50 रन और ऐड हो जाते, 121 में 50 ऐड करो तो 171 रन, ठीक है, मतलब अफ्रीका टेंशन में होता, अफ्रीका प्रेशर में आ जाता, भाई 171 रन चेस करना है, तीन हमारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ये प्रेशर, ये होती है गेम अवेयरनेस, ठीक है, ये हमारे प्लेयरों में कब आएगी ये अब नहीं जान सकते भाई। अच्छा, बात तो आसाम की ठीक है कि मतलब देखे ना 50 आप कर रहे हैं, और मैं भी मैच देख रहा था जिस टाइम उन्होंने 50 की, तो मैं खुद से ही सोच रहा हूँ कि मैंने कहा यार अब इसने 50 कर लिया, अब ये लाजमी जो है ना लूज शॉट खेलेगा। क्योंकि 50 से पहले वो बड़ा यानी कि कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद को लेफ्ट कर रहे थे, अंदर आती गेंद को ब्लॉक कर रहे थे, और कोई बैड डिलीवरी मिली थी तो उसे ही बाउंड्री खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे ही 50 के बाद ये लूज शॉट खेलेंगे, फिर उन्होंने कंसिस्टेंटली ऊपर नीचे मार्को जेंसन को 2-3 शॉट खेले, और ऑफ साइड ऑफ स्टंप फील्डर होने के बावजूद इतना उठाकर शॉट मारने का मकसद होता है कि आप वनडे या T20 में ऑफ स्टंप पे 6 लगाने की जैसे कोशिश करते हैं ना, उस तरीके का शॉट था जबकि फील्डर पीछे खड़ा था। तो उसके बाद देखिए पाकिस्तान फिर एक ड्रास्टिकली कोलैप्स आया और पाकिस्तान की जो टीम है ना वो बोल्ड आउट हो गई 236 पे। आप देखें उसमें सलमान अली आगा भी गए, और फिर रिजवान जिस तरीके से आउट हुए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? दोनों तीनों प्लेयर जो मेन है, आप देखिए साउथ शकील ने एक एंड ब्लॉक किया, दूसरे एंड से कोई लड़का इस काबिल नहीं है कि वो आकर 30-40 बॉल्स खेल के कुछ रन ऐड ही कर जाए। आप देखें ना कि बाबर आजम जब 50 पे क्रीज पर मौजूद थे, उन्होंने ऐसी गल शॉट खेली कि उससे टीम का मोरल डाउन हुआ। और खासतौर पे ठीक है उन्होंने गल शॉट खेली, पर रिजवान किस तरह घटिया तरीके से आउट हुए कि आप लेग स्टंप पे बॉल है और आप खेलने जा रहे हैं, आपका बल्ला तो लगा नहीं, ग्लव से टच हो गई। वो इतनी बार बॉल है वाइड के निशान पे लेग स्टंप पे, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? अभी आप तो 5 to 10 बॉल्स आपने फेस की है
टेस्ट मैच हो रहा है, कोई ओडीआई तो नहीं हो रहा। और उनकी वही वाली आदत है कि क्लोज बैट शॉट खेलते हैं। यार इतनी बार बॉल को आप छोड़ दें। उन्होंने वो आउट हो गए, उधर टीम को बिल्कुल नीचे लगाया है बाबर आजम के बाद। उसके बाद सलमान अली आगा, जब भी मार्को जॉनसन ने राउंड द विकेट आ गए, इतनी बाहर बॉल की, वो उसको कट मार रहे हैं, कवर ड्राइव खेल रहे हैं, वो आउट हो गए। तो इसमें साउथ अफ्रीका बॉलिंग का खासतौर पे अगर हम बात करें सेकंड इनिंग में पाकिस्तान की, तो कोई किरदार नहीं था। इसमें हमारे बैटर ने लूज शॉटें खेली। आप देख लें बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, ये सारे जो है खुद विकेट दे गए हैं, उन्होंने विकेट नहीं निकाली। अगर ये थोड़ा संभल के खेलते तो एक आज का दिन भी गुजार लेते थे। और जहाँ सा मेरा ये कहना है, पाकिस्तान जो है 250 आराम से उनको टारगेट दे सकता था फोर्थ इनिंग्स में चेस डाउन करने के लिए। अच्छा, ये तो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान के लड़कों में गेम अवेयरनेस तो है ही नहीं ना, कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे खेलना है। आप देखें ना, एक लड़का एक एंड पर तेज रन बना रहा है, उसके बैट पर बॉल आ रही है, वो कंफर्टेबल है ईच एंड एवरी बॉलर के अगेंस्ट। तो चाहिए तो ये ना सामने वाले बैटर जस्ट स्ट्राइक रोटेट करें या उसको सपोर्ट करें और एक पार्टनरशिप बिल्ड करें। अब हर लड़का ही अगर कोशिश करेगा कि वो अग्रेसिव खेले, शॉट्स खेले, तो उसमें तो विकेट जाने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप देखें, आपके 4 लड़के उसके सामने से आउट होकर चले गए। आमिर जमाल को आप देखें कि भाई आपको भी गेंद समझ आ रही है, आज सामने सऊद शकील खड़ा है, रन्स बनने लग गया है, 140 की लीड हो चली है, आप क्यों ऐसी लूज शॉट खेल रहे हैं कि जिसमें आप जो है वो सामने वाली टीम को दोबारा से अलाउ कर रहे हैं कि वो गेम में वापस आए। मतलब अच्छे प्लेयर की निशानी है, एक ऐसे प्लेयर जिसके पास अवेयरनेस होती है, वो ये होती है कि भाई वो सामने वाली टीम अगर फंसी है तो वो उसको मजीद नीचे गिराते चले जाते हैं, वो उसको मौका नहीं देते वापस आने का। लेकिन हमारे यहाँ मैंने ये देखा कि खुद अलाउ करते हैं। और इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो लड़के हैं वो यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं कैप्टन को? मुझे तो लगता नहीं है उनके बिहेवियर से, जिस तरीके से उन्होंने लूज शॉट खेली, इसको कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे देखें, अब रिजवान की शॉट को हम अगर देखें तो वो वाकई, जैसे हमजा ने भी बताया, कि बहुत ही लूज शॉट थी। आप लेग स्टम्प वाली बॉल को ग्लव्स से लग के जा रही है, या तो उसको पूरी शॉट खेलें, ठीक है, ताकि पीछे बाउंड्री की तरफ जाए, या आप लेफ्ट कर दें। टेस्ट मैच हो रहा है, एक आध बॉल लेफ्ट हो गया, क्या मसला तो नहीं है कि या तो होना भाई इतने रन्स चाहिए, इतनी बॉल पे इतने रन्स चाहिए, तब तो समझ में आती है बात, ठीक है। आप इस तरह की शॉट रिस्क ले लें, ठीक है। आप सलमान अली आगा को देख लें, 5th स्टम्प की बॉल को आप कवर ड्राइव कह रहे हैं, भाई विकेट की सिचुएशन देखें, ऊपर से आप रन्स, अपनी कंडीशन देख लें, पाकिस्तान मतलब किस कंडीशन में खड़ा हुआ है पाकिस्तान। वहाँ विकेट की, वहाँ पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, 30 से 40 रन की वहाँ पार्टनरशिप लगती तो पाकिस्तान बेहतर हालत में होता। अभी भी नो डाउट के कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर हालत में होता और अफ्रीका प्रेशर में होता, ठीक है। स्पोर्ट की बात करें तो मैं देख रहा था पाकिस्तान की जब बॉलिंग आई तो एलबी की अपील हुई, गालबन वो थे रिगल्टन थे जो आउट हुए, ठीक है। तो अब अपील हुई, तो मैंने जितनी क्रिकेट देखी है टेस्ट क्रिकेट में, सारी टीमों को, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट, जब भी अपील होती है पहला इंप्रेशन जाता है कप्तान का, बाकी खिलाड़ियों का कीपर पे फोकस होता है। हाँ भाई क्या हुआ, ठीक है, आप बताओ, आप पीछे खड़े हो, आप बताओ बॉल किधर आई, किस स्टंप पे लगी, क्या हुआ। अब वो पीछे खड़े हुए हैं, शान मसूद आके साइड वाले बंदों से पूछ रहा है, भाई आप बताओ क्या हुआ। वो साइड वाले बंदों को क्या पता होगा, मेन बंदा तो कीपर है। अच्छा, वो पीछे खड़ा हुआ है ना, इन्होंने आपस में डिस्कशन की, भाई यार कोई डिस्कशन कर लें क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, फिर दूसरा एलबी हुआ, उसमें भी यही हालत है। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि सपोर्ट नहीं है कप्तान को, बाकी बेहतर जानते हैं क्या मामला चल रहा है इनके अंदर। नहीं, वो चीज़ देखिए, ज़ाहिर है हम 100% तो श्योर कोई भी नहीं हो सकता कि मतलब क्या सिचुएशन है, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है ना। जो ग्लिम्स हम देख रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं ग्राउंड में, कि जिस तरीके की रिजवान ने शॉट खेली है, आप देखें ना कि लेग स्टम्प पे या तो आपकी बॉडी पे गेंद आ जाए ना, और आपको पिक नहीं हुआ और ऊपर चला गया गेंद, ठीक है, इट्स ओके फाइन। जी जी जब गेंद आपकी बॉडी से है ही दूर, तो फिर तो इसका मतलब है आप खुद उसे खेलने जा रहे हैं ना। तो आपने विकेट थ्रो की, चले वो आपने विकेट थ्रो की, फिर वो बड़ी अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि भाई रिव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो विकेट कीपर होता है, क्योंकि वो सबसे बेहतर जज कर सकता है उस सिचुएशन में कि लेना है नहीं लेना, गेंद कहाँ पिच हुई थी, क्या ये एलबी बनता है नहीं बनता। और मैंने भी उन्हें देखा कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, शान मसूद दौड़कर उनके पास जाकर पूछ रहे हैं, लेकिन वो अपने 4 स्लिप के लड़कों के साथ एज इट इज उसी जगह पर प्लेस हैं, वो हिल ही नहीं रहे वहां से कि वो 2 कदम चलकर आगे आके शान मसूद को डिस्कशन करके बता दें। वो तो शान मसूद ने इधर उधर देख के जब लगा कि यार नहीं बड़ा क्लोज था, उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट की बेसिस पे जो है ना वो डिसीजन लिया कि नहीं यार मुझे लगता है कि ये आउट होगा, और वो दोनों ही आउट हो गए। लेकिन रिजवान ने उस तरीके से जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए,
जो मुझे सिचुएशन समझ आ रही है, अगर मैच की हम बात करें तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर है रन तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि जो पिच है उसमें अनइवन है, कि बॉल अनइवन है, कि कभी बॉल बैठ रहा है कभी उठ रहा है, और स्पेशली फर्स्ट 30-40 ओवर्स जो है ना वो इतने आसान नहीं होने वाले। तो ज़ाहिर है वहाँ पर अगर मार्करम को हम निकाल लेते हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स हैं, एक मार्करम और एक बवूमा, अगर इन दो को आप अर्ली और कल सुबह मॉर्निंग में निकाल लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपका कहीं ना कहीं आउटसाइड चांस बन सकता है। नो डाउट कि अगर 50 के अंदर अंदर इन दोनों को निकाल लेते हैं तो पाकिस्तान के जो 80% चांस हो जाएंगे मैच जीतने, क्योंकि आप देख लेंगे नीचे जो है डेविड मिडगाम है और काइल विलियनी, उसके बाद मार्को जेंसन आएंगे। तो ये है कि पाकिस्तानी टीम जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे चली जाएगी। उनके दो मेन बैटर, आपको याद होगा कि फर्स्ट इनिंग में भी बबूमा ने 31 रन बनाए और काफ़ी बॉलें फेस की, और नो डाउट वो टेस्ट में बेहतर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में नहीं चले थे, पर यह है कि मार्करम फ्लॉप थे पूरी तरह, पर इन्होंने जो 89 रन की शानदार इनिंग्स के लिए इसमें बड़ा अहम किरदार है फर्स्ट इनिंग में इनका, क्योंकि एक एंड पे ये खड़े रहे, बाकी एक एंड से विकेटें गिरती गई। और फिर खासतौर पे नीचे जो ओबस जो आए थे बॉलर कॉर्बिन ऑब्सेट, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। आप देखें 70+ रन की इनिंग्स खेली उन्होंने, तो ये उन्होंने भी 81 रन किया है। उनका खासतौर पे लीड में बड़ा अहम किरदार था। आप देखेंगे 213 रन पे जो है 8 विकेट डाउन हो गई थी साउथ अफ्रीका की। उसके बाद आप देख लें कि 300 पे जाकर उन्होंने साउथ अफ्रीका की पूरी टीम जो है बोल्ड आउट की पाकिस्तान ने। तो इधर उधर से पाकिस्तान को नुकसान हो गया 90 रन, खासतौर पर पाकिस्तानी बैटर ने जैसा खेला। तो मेरा ये कहना है कि अगर इन दोनों को अर्ली आउट कर लिया तो पाकिस्तान का 80% चांस है कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है। असल में मसला ये है ना कि पाकिस्तान की अगर आप पूरा मैच देखें ना तो मुख्तलिफ फेजेस में पाकिस्तान ने मैच में इन हुआ है फिर खुद ही आउट हुआ है। कि देखें एक सिचुएशन थी जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था फर्स्ट इनिंग में, जिस टाइम कामरान गुलाम और रिजवान क्रीज पर मौजूद थे, अच्छी पार्टनरशिप दोनों के दरमियान चल रही थी, और जानते पूछते कामरान गुलाम ने लूज शॉट खेली और उनको रिजवान कह नहीं सके कि भाई बतौर एक सीनियर प्लेयर के कि यार ये डिज़र्व नहीं करती, अभी ऐसी शॉट खेलना आप डिज़र्व नहीं करते, इस तरह ना खेलो। कि मतलब अगर इस सिचुएशन में हम विकेट थ्रो कर देंगे तो, क्योंकि इस तरह की पिच पे नीचे आने वाला जो नया बैटर होता है उससे रन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ हमने एक दफ़ा मैच लूज किया, मतलब विकेट फिर गिरते चले गए। उसके बाद बॉलिंग में देखें हम बिल्कुल डाउन चल रहे थे, जब मार्करम और बवूमा की पार्टनरशिप लगी, फिर बेडिंगहाम ने रन किया, तो हम बहुत ज़्यादा बैकफुट पे थे। लेकिन फिर नसीम शाह आए, कम बैक किया, अच्छी बॉलिंग की, हम मैच में वापस आए। लेकिन फिर हमने जो है 2 विकेट पर जो है 90 रन की पार्टनरशिप यानी कि रन बनवा दिए, और फिर हम बैकफुट पे चले गए। अब एक तीसरी दफ़ा हमें अपनी बैटिंग में मौका मिला था जब बाबर आजम और साउथ शकील क्रीज पर मौजूद थे, कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगी और बड़ा इजी खेल रहे थे दोनों, कोई मुश्किल नहीं थी। फिर हमने मैच लूज किया। तो कहने की बात यह है कि कल अगर आप विकेट ले भी लेते हैं एक दो, तो आपको लगता है कि हम इतना इस काबिल हैं कि हम उसको फिनिश लाइन तक पहुंचा लेंगे? मेरे ख्याल से मुश्किल होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारे बॉलर हैं वो न्यू बॉल से बॉल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो ही बॉल पुराना होता है ना इनके पास रिवर्स स्विंग है, ठीक है, ना इनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल करते हैं ये, कि ना इनके पास पेस है। तो वो थोड़ा मेरा ख्याल अफ्रीका के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि टारगेट इतना है नहीं। तो वो ये एक उनके पास पॉइंट है अफ्रीका के पास, यहाँ उनको पाकिस्तान को मार्च, हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर शुरू में आके स्पेल कर लेते हैं 3-4 ओवर के, अगर 2-3 विकेट निकाल लेते हैं 4-5 ओवर में, फिर ये है कि अफ्रीका पे प्रेशर काफ़ी आ जाएगा, वो फिर एक एडवांटेज है पाकिस्तान को, विकेटें निकाल लें तो मैच जीत सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की पिछली कई सीरीज़ों में जो शुरू के नया बॉल से बॉल करते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, जो ही बॉल पुराना होता जाता है वो बेबस हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे समझ आती है कि इनको बॉलिंग करने आती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, कल के जो दिन में जो मैच होगा उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है वो नसीम शाह का है। देखिए नसीम शाह एक एक्सपीरियंस बॉलर है पाकिस्तान के, और सबसे प्रीमियर बॉलर थे इस टेस्ट मैच से पहले, और अभी भी ज़ाहिर है वो तो अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने इतनी डाउन कर ली है जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार फलां ज़्यादा बेहतर गेंद करेगा। तो असल चीज़ ये है कि जब तक चारों बॉलर अच्छा बॉल नहीं करेंगे ना तो आप आउट नहीं कर सकते। और ऐसा मैच जिसमें इतना लो स्कोरिंग मैच हो, 145 आप सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत जीतेंगे कि अगर आप टीम को बोल्ड आउट करें। तो आपको लगता है कि मतलब नसीम शाह, आमिर जमाल और ये दोनों, ये चारों बॉलर अगर डिलीवर करेंगे तो पाकिस्तान का चांस है। अदरवाइज अगर बॉलर लूज बॉलिंग करेंगे और एक एक स्पेल उन्होंने गुजार लिया तो फिर मुझे लगता है कि वो मैच ले जाएंगे। ऐसा ही है। आप देखेंगे 145 रन है, आप देखेंगे ये 200 रन होता तो फिर ये होता है कि अगर एक स्पेल में विकेट नहीं गिरी शायद दूसरे स्पेल में कोई आगे विकेट निकाल दे। इधर 30-40 रन की भी पार्टनरशिप लग गई किसी विकेट की भी, मिसाल के तौर पर मार्करम बबूमा की जो है 40 रन की पार्टनरशिप लग जाती है, तो भी 27 है, फिर 40 और आप देखें 70 रन हो जाता है उनका मिसाल के तौर पर। तो फिर वो विकेट गिरेगी, एक आउट होगा, 4 डाउन होंगे, फिर 50 रन की पार्टनरशिप लगती है तो मैच खत्म हो जाएगा। तो ये कि इनको कंसिस्टेंट विकेट भी लेनी है, इनको रन भी रोकना है।
ये ना हो कि पाकिस्तान विकेट तो निकाल लेता है पर पाकिस्तान से रन नहीं रुकता। नहीं, पाकिस्तान का रन नहीं रुकना, ये बात ध्यान में हाँ रखो, जी, क्योंकि हम जिस तरह की, एक तो हमारी कोई इतनी खास फील्डिंग है नहीं, और दूसरा ये है कि बॉलर जो हाँ है जी, हमारे इतने कोई अच्छे नहीं है, वो खुद ही वेवर्ड हो जाते हैं। जिस तरह लास्ट 2 बॉल्स पे हाँ उन्होंने जी, मार्करम को मौका दिया, मार्करम में दोनों हाँ जी। बाउंड्रीज लगा तो दी। मार्करम आप देखिए वो पिछली इनिंग से फॉर्म में आ गए हैं और अब आप देखिए इस इनिंग में भी उनका मेरे 50 to 20 रन तो हो चुका है। अच्छा, उसमें एक चीज़ आपने देखा होगा, मार्करम हमारे अगेंस्ट बड़े कंफर्टेबल खेलते हैं। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में भी मार्करम ने हमारे अगेंस्ट रन किया था, ठीक है। अब उसके बाद काफ़ी अर्से से फ्लॉप चल रहे थे, फिर ये टेस्ट में आके बड़ी अच्छी इनिंग खेली, क्योंकि असल में मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बॉलर गेंद करते हैं ना, ये बैटर खेलते हैं, गेम प्लान से तो नहीं आते। मतलब इन्हें ये तो नहीं पता होता कि मैंने इस बैट्समैन के अगेंस्ट क्या बॉल करना है। जी बिल्कुल, स्ट्रेटजी होती ही नहीं है उस बैट्समैन के बारे में। मतलब बैट्समैन एक अच्छा खेल रहा है, उसकी स्ट्रेटजी जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया था कि वो स्पिन के खिलाफ बहुत लूज खेलते हैं। मेरे ख्याल से कल उनको सलमान अली आगा को इस्तेमाल करना चाहिए उनके खिलाफ, ताकि वो हो सकता है उनको विकेट मिल जाए। ये स्ट्रेटजी आप देख लें, आप पिछली इनिंग में उन्होंने एक ओवर उनसे नहीं करवाया, मेरे ख्याल से कल उनसे ओवर करवाने चाहिए। हो सकता है आपको मरगम की विकेट वही निकाल के दे दें, जैसा कि उन्होंने वनडे में उनको लूज खेला है। ये एक पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। असल में बात वही है कि देखिए, अगर आप वर्किंग करते हैं ना प्लेयर्स के ऊपर, तो आपको पता होता है यार ये इसका वीक एरिया क्या है, इसका वीक एरिया क्या है। ऑफ साइड ऑस्टम लूज खेलते हैं मार्करम, लेकिन इस इनिंग्स में जिस तरह पिछली इनिंग में मैंने देखा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉल लेफ्ट की हाँ है। जी, उन्होंने यानी कि अपनी वो जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उस तरफ नहीं गए, वो ड्राइव खेलने नहीं गए, उन्होंने ऑफ साइड ऑस्टम कट शॉट नहीं खेलने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो अभी तक क्रीज पे मौजूद है। और ज़ाहिर है ये खुद उनको लात पे गेंद करते हैं या सीधा गेंद करते हैं जिसमें उन्होंने शॉट्स खेले हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो सीरीज ज़ाहिर है अभी टेस्ट चल रहा है, ज़ाहिर है इसका कल पता चल जाएगा कि क्या इसका फर्दर आगे आउटकम आने वाला है। लेकिन जो टीम पाकिस्तान ने कॉम्बिनेशन खिलाया हुआ है, इसमें जो मोहम्मद रिजवान है, आपको लगता है कि मोहम्मद रिजवान को टेस्ट में जगह बनती है जिस तरीके से उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेज हैं, और ख़ास तौर पे जितना वो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं खास बैटिंग में, जब से ये शान मसूद की कप्तानी में बहुत रेयर ही रन करते हैं, आपको नहीं लगता कि उन्हें चेंज करना चाहिए, मतलब किसी और को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाना चाहिए इसकी पाकिस्तान सबसे को? बड़ी मेजर रीजन यही है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट जो शो करते हैं वो ये है कि वो कह रहे हैं जी मुझे जो है टेस्ट कैप्टनसी भी मिल जाए। आपको याद है कि T20 में भी इनको कैप्टन बना दिया, ODI में भी। अब वो ये चाह रहे हैं कि ये शान मसूद को डिफीट का सामना करना पड़े 2-0 से, और ये अगली सीरीज भी आ रहे हैं तो PCB एक्शन ले, और वो कहे जी नहीं, ये रिजवान को ही हम तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाते हैं। और ये नो डाउट ये सिंपल बात है, जैसे हमने देखा बाबर आजम जो है उन्होंने काफी अर्सा तीनों फॉर्मेट पाकिस्तानी कैप्टनसी की, तो रिजवान भी यही चाह रहे हैं कि इनको डिफीट हो और तनकीद हो, क्रिटिसिज्म हो तो PCB एक्शन। लेकिन नहीं जी, रिजवान ने आप देखेंगे ODI सीरीज जिताई 25 ईयर्स के बाद, जो है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डिफीट दी, फिर साउथ अफ्रीका में ODI सीरीज कंसिस्टेंट 3 ODI सीरीज जितवा चुके हैं रिजवान। तो PCB 4 एक्शन लेगा और उसके दिमाग में होगा कि नहीं जी रिजवान तो बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, और वो कहेंगे ठीक है जी टेस्ट कैप्टनसी भी जो है रिजवान को देते हैं। नहीं, अच्छा, इसमें मेरा जो इससे पॉइंट डिफरेंट है वो ये है कि देखिए, जो कप्तानी है शान मसूद की, वो तो वैसे ही क्वेश्चनेबल है। मतलब उसके लिए, मतलब किसी को बुरा परफॉर्म करने या वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ देर से सवेर से आपको कप्तानी जानी जानी है आपके पास, क्योंकि शान मसूद कई जगह लैग करते हैं। जो भी ज़रा सा क्रिकेट को समझता है उसको पता चल रहा है कि यार शान मसूद बॉलिंग रोटेशन उस तरीके से नहीं कर पाते। जब मैच में बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने फंसाया होता है दूसरी टीम को, उस वक्त वो लूज कर देते हैं गेम को और वो डिफेंसिव हो जाते हैं। तो उनकी कप्तानी के ऊपर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं कि मतलब किसी को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर अपनी नेचुरल गेम खेलें। हाँ, ये बात हो रहा है कि भाई जो सिचुएशन में मैच चल रहा है, अगर ये बेहतर खेलते तो शायद हम जीत ही जाते, या हम अभी भी जीतने को अभी भी जीत सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते। तो इसको कैसे देखते हैं कि रिजवान की को एज अ विकेट कीपर टेस्ट में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? वो बात इस तरह आ जाती है कि अब हमारे पास इसके अलावा कीपर है कौन सा। हाँ, बिल्कुल ये ऐसे ही है। डोमेस्टिक क्रिकेट, इसीलिए तो हम कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी आप खेलो कि आपके पास टैलेंट मौजूद हो, बैकअप प्लान मौजूद हो। अब सरफराज तो जाहिर सी बात है वो अपना कैरियर ख़त्म कर चुका है, उसने जितनी क्रिकेट खेलनी थी वो खेल चुका है। अब आपके पास उसके मुतबादिल रिजवान है। अब रिजवान अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, ठीक है, तो अब अगर उसको हटाना चाहें तो उसके मुतबादिल कौन सा आपके पास कीपर है, हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये इनके पास फिर बैकअप प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से मजबूरन उनको ही खिलाना पड़ जाता है। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये जान के बैकअप प्लान नहीं रखते जिस प्लेयर को रिप्लेस ना करना हो। इन्होंने देखें, बाबर आजम का बड़े लंबे अरसे तक कोई बैकअप प्लान नहीं था, ठीक है। फिर मुसलसल फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप होते चले गए, क्रिटिसिज्म बढ़ता गया। आखिर देखें, कामरान गुलाम को मौका मिला और उनको रिप्लेस किया। अब बेशक दोनों खेल रहे हैं टीम में, लेकिन कामरान गुलाम उनकी जगह आके खेले। इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान का ये है कि वो मुसलसल तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, तो किसी और के लिए मौका ही नहीं मिलता। अगर किसी और लड़के को टेस्ट में आप चांस दें, जिस तरह हसीबुल्ला है या
मोहम्मद हारिस है या रोहेल असगर एक लड़का है, 3-4 लड़के हैं जो वो विकेट कीपर बैट्समैन है। अब आप टेस्ट में उसे मौका दें, हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट होते चले जाए, क्योंकि रिजवान को मैं ये देख रहा हूँ कि रन्स कर लेते हैं, लेकिन क्रूशल मोमेंट पे जिस तरीके से वो लूज खेलते हैं ना, उससे सारा मैच वो नीचे लगवा देते हैं। अब देखें ना, टेस्ट खेल रहे हैं आप साउथ अफ्रीका में, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर कौन से आपके, रिजवान और बाबर आजम, वो दोनों ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और यंगस्टर ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं। अब इससे क्या लगता है, अब यहाँ तो ये है कि भाई उन लड़कों जो यंग लड़के हैं उन्हें गेंद ज्यादा समझ आ रही है और आपको गेंद समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब ये या तो आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, उतनी प्रैक्टिस में नहीं है, या आपके अंदर फिर इतनी एबिलिटी नहीं है कि आपको गेम खेल सके। वरना ऐसे तो नहीं है ना, साउथ शकील उस विकेट पे 82 करता है, इतना जबरदस्त लड़का टच में नजर आता है, ईच एंड एवरी बॉल मेरिट पे खेल रहा है, बॉल को लेफ्ट भी कर रहा है, ऑफ ऑस्टम भी खेल रहा है, लेग स्टंप पे पुल भी कर रहा है, शॉर्ट पे बॉल को भी अच्छा खेल रहा है। और बाबर आजम खेल रहे हैं तो उनके पाँव हिल रहे हैं, परेशान है कि यार कौन सा गेंद रोकना है, कौन सा, मतलब समझ नहीं आ रही। तो इसको आप क्या देखें जरा कि मतलब इसको कैसे देखते हैं कि जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं वो डिलीवर करके दे रहे हैं और जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, और बॉलिंग की भी यही हालत है। उसकी ये वजह है कि आप देखें पिछले 3-4 साल से जब बाबर आजम कप्तान थे तो कोई नीचे से मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, कोई नया टैलेंट नहीं आ रहा था, वो यही दोनों ओपनर आ रहे थे, यही इनकी कप्तानी चल रही थी, इनकी मनमानी चल रही थी। लेकिन अब जब ये इतने इनसे मतलब सीरीज़ आ रहे, वर्ल्ड कप में आ रहे, ठीक है, इनके ऊपर तनकीद हुई, उसके बाद जब इनको पता चला नहीं यार लड़के तो इन्होंने निकालने, अब जब उन्होंने छांट कांट करके लड़के निकाले तो अब इनको परेशानी है कि यार अगर हमने परफॉर्म ना किया तो ये लड़के जगह संभाल लेंगे। उसके बिना पर वो जो बाबर आजम है उनके ऊपर तो प्रेशर वैसे ही चल रहा है उनकी अपनी परफॉर्म इसकी फॉर्म की वजह से। जो रिजवान है वो क्या करते हैं कि कुछ इनिंग में रन्स कर जाएंगे और जहाँ मैच जितवाने की सिचुएशन होगी वहाँ रिजवान जो है ना ऐसी शॉट खेल जाएंगे या इस तरह की अपनी मतलब अजीब सी सिचुएशन बना के मैच की चल जाएंगे कि पाकिस्तान मैच हार जाता है। ये बात समझ नहीं आ रही है कब तक पता नहीं चलेगा इनका निज़ाम। भाई जो करें हम खुद करें, कोई नया लड़का हमारी जगह ना संभाले, ये काफ़ी अरसे से होता आ रहा है, ठीक है, ये आज की बात नहीं है। जब ये रिजवान जब आए थे इनके साथ भी यही हुआ है, ठीक है। अब ये मेन बंदा है इस टीम का, लेकिन अब इसके हाथ में हर चीज़, अब ये भी वही कर रहा है जो पीछे इसके साथ हुआ है। असल में यही तो प्रॉब्लम है ना, यानी कि कोई भी उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए नहीं आ रहा, कि मतलब हर कोई जो है उसका हिस्सा बनता चला जा रहा है और जिसके बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। आप देखें, ओडीआई सीरीज हमने दोनों जीती हैं, लेकिन टेस्ट में हमारी टीम स्ट्रगल कर रही है। और जिस तरीके से अभी लड़के खेल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ अगर ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सीनियर लड़के अगर खेले तो ये वाला टेस्ट हम इजीली जो है ना साउथ अफ्रीका को हमने फंसा लिया था और जीतने की पोजीशन में हम वाज़े तौर पर होते वो अगर लड़के रिस्पॉन्ड करते तो। वो आप देखें ना उस वनडे सीरीज में जो टीम थी पाकिस्तान की और ये टेस्ट में जो टीम है, इसमें एक बंदे की मुझे तो लगता है ज़्यादती है, वो कौन, शान मसूद। बाकी तो टीम वही खेल रही है, ठीक है, मतलब साफ वाजे नज़र आता है अगर इनको किसी से मसला है तो वो शान मसूद है। तो ये हमजा की बात ठीक है, यानी कि वो कप्तानी के लिए कर रहे हैं कि मुझे टेस्ट की भी कप्तानी मिले, T20 और ओडीआई की तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, तो फिर यही है कि कप्तानी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हाँ, ये तो मैं इसको तो मेरी समझ में भी बात आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी क्रिकेट हमने देखी है खेलते हुए पाकिस्तान को, उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि ये जूनियर कैप्टन के अंडर जो है ना हमारी टीम नहीं खेल पाती और कोई लड़का जल्दी करके रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप देखिए इंग्लैंड वाले टेस्ट जो हमने 2 जीते ना, उसकी बड़ी रीज़न ये थी कि वो इतना ज़्यादा डाउन हो चुके थे, क्रिटिसिज्म इस कदर ज़्यादा था कि सारे अंडर प्रेशर थे, क्योंकि सब पे बहुत ज़्यादा तनकीद थी। 3 मेन प्लेयर आपके बाहर बिठा दिए गए थे, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, तो सबको अपनी जान के लाले पड़े थे, तो मजबूर होके इन्होंने खेला। लेकिन उसमें भी रिजवान ने रन नहीं किए उस मैचों में भी। आप ये देखिए रिजवान उसमें भी डाउन ही गए। वो तो ये कि दूसरे लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिन लड़कों ने बॉलिंग बेहतर की उन्होंने नीचे से आके बैटिंग की और पाकिस्तान के लिए वो मैच जीत गए। तो अब आपको अगर देखें कि कल यानी कि मैच यानी कि उसका 4th डे है और ज़रा बारिश तो वो 2 दिन के लिए बताई है, ज़रा ऑन एंड ऑफ मुझे लगता है मैच होगा, यानी कि बारिश भी होगी फिर शुरू हो जाएगा। तो इसमें यह है कि अभी जो 2 बॉलर गेंद कर रहे हैं, खुर्रम शहजाद और अब्बास, दोनों बेहतर गेंद कर रहे हैं। अब तीसरे बॉलर जो है नसीम शाह है, तो अगर तो ये लाइन वन से बॉल करते हैं और जिस तरीके से भी नसीम शाह बॉल कर रहे थे या अब्बास गेंद कर रहे थे, फिर तो शायद पाकिस्तान का चांस रहेगा कल। इसलिए मेरे ख्याल है पहला घंटा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ये मॉर्निंग सेशन है, ओवरकास्ट कंडीशन होगी सुबह, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में मॉर्निंग सेशन कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो, साउथ अफ्रीका में, कि सुबह टाइम जो होता है वो सीमर फ्रेंडली माहौल होता है, ओवरकास्ट कंडीशन होती है, तो बॉलर को हेल्प मिलती है, फास्ट बॉलर को। तो अगर तो ये उधर 3 विकेट डाउन है साउथ अफ्रीका में, 7 विकेट रिमेनिंग है, अगर तो उधर मार्करम या किसी एक को भी अर्ली निकाल लेते हैं
तो डेविड बेडगाम आएंगे, क्योंकि वो न्यू कमर है। अब असल बात यह है कि ये इन्होंने एक ही स्पेल कर दिया हुआ है मोहम्मद अब्बास ने। अब मेरे ख्याल से 10 ओवर हो चुके हैं, 10 to 12 ओवर, और जैसे ही बॉल पुराना होगा, 10 ओवर हुए थे, 8 to 9 ओवर हुए थे, 20 प्लस ओवर जैसे हुए, थोड़ा बॉल पुराना हुआ तो फिर हमारे बॉलर से वो बॉल नहीं होता लाइन से। आप देखिए नसीम शाह को मैं तो कहता हूँ अटैक कराना चाहिए, पर वो नहीं करा रहे, खुर्रम शहजाद से अटैक करा रहे हैं। वरना नसीम शाह ये है कि न्यू बॉल से बॉल बड़ा बेहतर करते हैं। हमने देखा ओडीआई T20 में न्यू बॉल से बॉल करते हैं, कौन सा कोई ये पावर प्ले के बाद आते हैं या 10 ओवर के बाद आते हैं। तो टेस्ट में वो शाम सूद जो है उनको लेट ला रहे हैं, यही न्यू बॉल से करें तो शायद वो बेहतर विकेट लेके दें। अच्छा, ये जो हमजा ने पॉइंट उठाया इसको आप कैसे देखते हैं कि नसीम शाह को मैंने भी पिछली यानी कि फर्स्ट इनिंग में भी नोट किया कि मतलब यानी कि उन्होंने एज अ थर्ड सीमर यूज़ किया, थोड़ा सा लेट लेकर आए, और आमिर जमाल को तो आप देखेंगे बहुत ही लेट लेकर आए, ऑलमोस्ट 25 ओवर्स के बाद बॉलिंग के लिए लाए। तो आपको नहीं लगता कि नसीम शाह को अर्ली ऑन ले आना चाहिए? अब 2-2-3 बदल बदल के लाते हैं ना आप, 3 ओवर एक से करवा लें, फिर 3 एक से करवा लें, फिर उन्हें ले आए, फिर दूसरे को करवा लें, ताकि नसीम शाह भी नया गेंद यूज़ करे, शायद वो भी आपको विकेट लेके दे सके। जी जी बिल्कुल, हमजा का पॉइंट ये ठीक था कि नसीम शाह को लाया जाए शुरू में। देखें अब एक एंड से आपके पास मोहम्मद अब्बास हैं, उनकी कितनी पेस है, वो 125 से 126 ये कुछ करते हैं। जैसे कि अब जो सिचुएशन है विकेट की, उनका बॉल मतलब 125 पे भी बाउंस हो रहा है, ठीक है। यही अगर नसीम शाह करे 140 पे बाउंस हो तो अफ्रीका को ज़्यादा परेशानी होगी। ये चीज़ हमें बाहर बैठे समझ आ जाती है, वहाँ कप्तान को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी ग्राउंड के अंदर, यार 125 करने वाले की बॉल जो है वो रिजवान उछल उछल के पकड़ रहा है, ठीक है, और जो 140 ही करता है अगर उसको 1-2 ओवर, मेरे ख्याल से अभी डे खत्म होने से पहले 2-3 ओवर से करवा लेना चाहिए, तो हो सकता है कि एक आध विकेट और मिल जाती। ये गेम अवेयरनेस की बात हम कह सकते हैं कि गेम अवेयरनेस जो है ना, जब तक नहीं आएगी तो आप इस तरह के डिसीजन नहीं कर सकते। असल में थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ती है ना, खासतौर पे या तो आपने रन्स लगाया हो ना, ढेर लगाया हुआ रन्सों का, तो यार एक के बाद एक विकेट गिरती चली जाएगी, कितनी देर खेलेंगे, तो इट्स ओके फाइन, आप विकेट निकलवा लेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि आप रन्स में इतना शॉर्ट है कि मतलब आपके पास रन्स है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में तो आप प्रोएक्टिव रहते हैं, आप एक के बाद एक प्लान लेकर आते हैं, आप कभी बॉलिंग रोटेशन करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप एक आधा ओवर आज नसीम शाह से करवा लेते हैं तो बड़ी अच्छी सी चीज़ क्लैरिटी होती है आपके माइंड में कि यार कल आपने दोनों से एक लंबा स्पेल करवाना है या नसीम शाह को अर्ली ऑन लेकर आना है। अगर आज नसीम शाह एक आधा ओवर करते हैं, अच्छा बॉल करते हैं, विकेट ले लेते हैं या ना भी लेते और थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते, तो आप ये कह सकते हैं कि सुबह फिर आप जो है वो चाहे खुर्रम शहजाद की जगह जो है वो इनको यूज़ कर लेते हैं उधर से अब्बास को, क्योंकि 4-5 ओवर और देने चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो इतने ओवर के बॉलर हैं, क्योंकि जब तक गेंद नया है तो अब्बास ज़्यादा तंग करेंगे, जैसे जैसे गेंद पुराना होगा क्योंकि वो इतनी उनकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है कि वो बैट्समैन उनके अगेंस्ट फिर खड़ा ही काफ़ी आगे होता है। फिर या तो विकेट कीपर ऊपर लेके आप गेंद करें, फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज तो है बैट्समैन आगे क्रीज से खड़ा होगा, वो आपको इतनी मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, वो बॉल इतनी मूव ही नहीं होगी, इजीली बैट पर आने लगेगी। अब्बास के साथ तो नो डाउट हमने देखा ये पहले भी, जब ये टीम से बाहर हुए काफी अर्सा, वो यही प्रॉब्लम थी कि इनकी स्पीड जो है वक्त के साथ साथ कम होती गई। अब हमने सोचा कि शायद थोड़ी स्पीड बढ़ा के आए हो, 130 प्लस की करें, पर अभी भी इनकी स्पीड जो है 125 126 के राउंड अबाउट ही है। 130 की बॉल भी बहुत कम करते ही नहीं है बल्कि। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि अब्बास से एक लंबा स्पेल करवा लेना चाहिए कि क्योंकि गेंद नहीं है, अगर वो एक एंड से 6-7-8 ओवर का भी स्पेल कर दें तो उसमें अगर वो मजीद 1-2 विकेट निकाल के दे दे पाकिस्तान को, जिस तरह भी उन्होंने 2 विकेट्स निकाली हैं, तो यही पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल होगा। दूसरी जो पुराना गेंद है और जो थोड़ा बहुत नया गेंद, उसको लिए तो भाई नसीम शाह को, आमिर जमाल को, खुर्रम शहजाद को, इन 3 को डिलीवर करके देना होगा अगर पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीतना है। अदरवाइज तो देखिए आप बिल्कुल ही थोड़ा सा रन है, जहां 30-40 रन की पार्टनरशिप लगी तो आपका मैच गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अब अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें तो वो पैट कमिंस जो है वो बिल्कुल शॉर्ट स्पेल करवाते हैं, 2-2 3-3 ओवर करवा के दोबारा स्पेल चेंज करवा देंगे। ये स्ट्रेटजी अब आने वाले वक्त के साथ साथ क्रिकेट चेंज हो रही है, आपको ये पुरानी स्ट्रेटजी से चल रहे होते हैं जी, हमने 5-5 ओवर के स्पेल करवाने हैं, 6-6 ओवर के स्पेल करवाने हैं। भाई बॉलर की स्ट्रेंथ तो देखो, बॉलर क्या कितनी पेस का बॉलर है, कितनी उम्र का बॉलर है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। आप 2-3 ओवर अब्बास से कराएं, देखिए अगर रिदम में है तो ठीक है करवाते रहें, अगर रिदम में नहीं नजर आ रहे तो आप चेंज कर दें, उसी टाइम चेंज कर दें। ये होती है गेम अवेयरनेस। असल में हम और वैसे भी ज़्यादा जो रन हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। देखे ना, एक बॉलर अगर रिदम में नहीं है, सही बॉलिंग नहीं कर पा रहा या उसको प्रॉब्लम हो रही है और रन्स कंसीड हो रहे हैं, और आप इस चक्कर में यार अब बेहतर गेंद करेगा, अब बेहतर गेंद करेगा, उसका टाइम नहीं है, रन्स आपके पास कम है, तो लिहाजा आपको जल्दी जल्दी बॉलिंग रोटेशंस करनी पड़ेंगी सिचुएशन को देखकर और बैटर सामने वाले बैट्समैन को देखकर। देखिए नसीम शाह के अगेंस्ट जो है वो बबूमा जो है वो स्ट्रगल करते हैं, तो बबूमा को आउट करने के लिए बेहतर है कि नसीम शाह को आप अर्ली ऑन लाएं, क्योंकि बबूमा जो है ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद को खेलने जाते हैं और आउट स्विंग बड़ी अच्छी करते हैं नसीम शाह। तो अगर उनकी गेंद पड़ जाए तो आप बबूमा को निकाल सकते हैं,
इसी तरीके से ये है कि आप चेक कर सकते हैं भाई साइम अयूब हाँ को जी, या सर। सलमान अली आगा को गेंद करवा के मार्करम को हो सकता है विकेट में, अब ज़ाहिर है 4th डे का गेम चल रहा है, विकेट में कुछ ना कुछ मदद हो स्पिनर के लिए, वो और आपको एक विकेट लेके दे सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये मैच एक अंडरस्टूड बात है कि ये मैच कोई इस तरह तो जीता नहीं जा सकता कि आप 6 आउट करेंगे 8 आउट करेंगे 10 आउट करेंगे हाँ जी। तो आप मैच जीतेंगे, वरना आखिरी लड़का भी खड़ा रहेगा तो मैच ऐसे ही है, नो डाउट ऐसे ही होगा, क्योंकि आप देखेंगे विकेट जो है अभी 30 रन हो चुका साउथ अफ्रीका का, 30 रन के राउंड अबाउट है, तो 3 विकेट डाउन है, 7 विकेट रिमेनिंग है। अगर तो इनकी 40 रन की पार्टनरशिप लग गई सुबह, ये विकेट जल्दी नहीं निकलती, तो उधर ही पाकिस्तान जो है बैकफुट पे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नीचे डेविड विड काम भी इतने बुरे नहीं है, पर यह है कि न्यू कमर है, खासतौर पर खास साउथ अफ्रीका को जब टीम पे प्रेशर पड़ता है तो इनके बड़े बड़े बैटर जो है वो लूज शॉट खेल देते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 2 मेन बैटर अगर निकल गए जल्दी 50 के अंदर अंदर, तो साउथ अफ्रीका बैटर जो नीचे वाली बैटिंग है वो वादे तौर पर हमें स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज आपको लगती है कि क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के इस मैच में, यानी कि स्टे ऑफ साउथ अफ्रीका को डाउन करने के? क्या आपको लगता है कि जो अभी मैच की सिचुएशन है इसमें क्या परसेंटेज देंगे आप? 40%, क्योंकि 40%? 40% पाकिस्तान और 60% साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो एडवांटेज है अफ्रीका को अपने कंडीशन का भी, और वो ये एडवांटेज है कि उनके अगर वो थोड़ा पार्टनरशिप को बिल्ड करते हैं अपनी 40-50 रन की, तो क्योंकि टारगेट इतना बड़ा है नहीं तो वो इजीली चेस कर लेंगे। आपके लिहाज से क्या परसेंटेज आप देंगे कि मतलब क्या चांसेस हैं कि किस टीम के कितने परसेंट चांस है जीतने के? 50-50 है अभी। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा है कि जैसे कि दोनों पैनलिस्ट की अपनी अपनी ओपिनियन है, मैं भी ये समझता हूँ कि मैच ज़्यादा चांस तो है साउथ अफ्रीका के फेवर में है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो बैटिंग लाइन उनकी अभी 2 मेन प्लेयर खड़े हैं, उसके अलावा नीचे बैटिंग बहुत लंबी है और रन्स है नहीं, क्योंकि आप देखें अभी बबूमा और मार्करम क्रीज पर मौजूद है, नीचे बडगाम है, उसके बाद वरियाने हैं, उसके बाद बोश हैं, उसके अलावा मार्को जेंसन है, तो मतलब एक लंबी बैटिंग है जो, और रन्स उनके सामने बहुत थोड़ा सा है। वो तो ये है कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल किया जाए और कोलैप्स आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज तो ज़्यादा चांसेस तो जो अभी भी मैं समझता हूँ 3 विकेट डाउन होने के बाद भी साउथ अफ्रीका का है। तो देखते हैं कल जब मैच होगा तो किस तरफ सिचुएशन जाती है, लेकिन यह है कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा बैटर बॉल का, जैसे आज देखने को मिला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।